नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीर बाल दिवस के मौके पर टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टीला साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, शहीद साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने दिया बड़ा बयान। प्रदेश में एक और बड़े आंदोलन की आहट। रुड़की के मंगलौर में हुआ दर्दनाक हादसा। ईंट भट्टे की दीवार ढहने से 6 मजदूरों की मौत। सीएम धामी ने की मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। साल के आखिरी दिन से बदलेगा उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी के साथ होगा नए साल का आगाज। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं वीर बाल दिवस के साथ। वीर बाल दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बौराड़ी में टीला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। गुरुद्वारा साहिब में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और शहीद साहिबजादों को स्मरण कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री धामी रोड शो में शामिल हुए, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत पारंपरिक वाद्य यंत्रों से किया। टिहरी में 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास किया है, जल्दी हम उनका लोकार्पण करेंगे, जल्दी वो भी धरातल पर उतरेंगे। इन योजनाओं के आगे बढ़ने से हमारा टिहरी जनपद विकास की रफ्तार में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी यहाँ लोगों ने बहुत बड़ी रुचि दिखाई है। हज़ारों करोड़ के MOU इस जनपद के लिए लोगों ने साइन किए हैं। जल्दी ही हम उनको भी धरातल पर उतारेंगे। इन सब से जहाँ आज बेटी द्वारी कौथिक के माध्यम से हमारी जो मातृशक्ति है, उसके सशक्तिकरण का हमने अभियान अपने हाथ में लिया है। वहीं हल्द्वानी के GGIC विद्यालय में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने शहीद साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि PM मोदी के आह्वान पर आज देश के हर स्कूल में वीर बाल दिवस मनाने के साथ शहीद साहिबजादों के बलिदान के इतिहास को याद किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है, उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को वीर बाल दिवस के बारे में ज्ञात हो, कि नई पीढ़ी को ये उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए हम हर स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक तरफ जहां मूल निवास और सशक्त भू कानून के मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हर कोई हैरान है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की आहट मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। मूल निवास के मुद्दे पर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। विनोद चमोली के बयान ने किया सबको हैरान। क्या उत्तराखंड का हो जाएगा विभाजन? राजधानी देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली में उमड़ी भीड़ ने जहां सरकार के माथे पर बल ला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हर कोई हैरान है। और विनोद चमोली के बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या खंड खंड हो जाएगा उत्तराखंड? दरअसल बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पहाड़ी राज्य का गठन जिस मकसद से किया गया था, उस अवधारणा पर कई चीजें खरी नहीं उतरी हैं। इसीलिए पहाड़ी राज्य के लिए खास योजनाओं के तहत काम होना चाहिए। साथ ही मूल निवास और भू कानून ऐसे मुद्दे हैं, इनका समाधान नहीं हुआ तो उत्तराखंड के भीतर एक और आंदोलन खड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली का सीधा इशारा राज्य आंदोलन की ओर है, जिसके बाद यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था। तो ऐसे में क्या माना जाए, प्रदेश में माहौल इस कदर बन चुका है जहां उत्तराखंड को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। उत्तराखंडियत मेरे अंदर भी है, तो 2 विषय मेरे सामने थे, एक तरफ पार्टी का भी है, एक तरफ वो भी है। तो मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो राज्य बना है,
ये पहाड़ की स्थिति को देखकर बना है। उसकी भाव कहीं ना कहीं उसके जो मूल में है, ये उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड की भावनाएं हैं। अगर उन भावनाओं के अनुरूप हम काम नहीं कर पाते हैं तो राज्य बनने का औचित्य साबित नहीं होता है। और मैंने बहुत पहले फोरकास्ट किया था कि अगर सही समय पर ध्यान न रखा गया और पहाड़ के लिए अलग नीतियां न बनी, पहाड़ को अलग से लुक आफ्टर नहीं किया गया, तो इसी प्रदेश में एक और प्रदेश की मांग उठ पड़ेगी और पहाड़ के अलग राज्य मांगने के लोग आगे बढ़ चलेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक विनोद चमोली की तरफ से दिए गए इस बयान ने वाकई में सबको चौंका दिया है। बीजेपी विधायक चमोली ने मूल निवास की लड़ाई को अपना समर्थन भाजयुमो के कार्यक्रम में मौजूद रहते हुए भी दिया था। उन्होंने अपने बयान से इशारा दिया कि बीजेपी के अनुशासन से बंधे होने के कारण वो मूल निवास के मुद्दे पर हो रही महारैली का हिस्सा नहीं बन पाए। ये दर्द विनोद चमोली का बहुत कुछ इशारा कर गया, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि विनोद चमोली की ये भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार और संगठन प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप काम करता है। देखिए, वो उनकी अपनी निजी जन भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तराखंड राज्य के जो कोई भी जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनके हितों के लिए, उनकी भावनाओं के अनुरूप राज्य में क्या होना चाहिए उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं, उनके हितों के लिए हम कृत संकल्पित हैं, यही हमारा लक्ष्य भी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि विनोद चमोली ने जो बयान दिया वो सही है, क्योंकि जब जन भावनाओं की अनदेखी होती है तो निष्कर्ष कुछ भी निकल सकता है। लेकिन विनोद चमोली को तुरंत बीजेपी से इस्तीफा देकर आंदोलनकारियों का समर्थन कर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, विनोद चमोली जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है। जन भावना का अगर सम्मान नहीं होगा, जन भावना के अनुसार अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी तो निश्चित तौर पर जो है इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। विनोद चमोली जी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, वो जनभावना को समझते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी पीड़ा में भी, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार राज्य आंदोलन को भी कमज़ोर करने का काम करती रही। अब आपने देखा कि जिस तरीके से भू कानून की मांग को जो रैली निकाली गई, उस दिन भाजपा पैरेलल कार्यक्रम कर रही थी, आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद भी वो भाजपा में डटे हुए हैं। उनको तो जो है भाजपा से इस्तीफा दे करके राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समर्थन में कूद जाना चाहिए, और मुझे लगता है ये जन भावना भी है। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है कि उन पर, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रासुका उस बंदे ने झेली है, वो विधायक की एक पीड़ा थी, उन्होंने किसी न किसी तरह से मैंने भी उस चीज़ को देखा कि उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी है। लेकिन निश्चित रूप में क्योंकि अब राज्य बन चुका है और राज्य बनना इतना आसान नहीं होता है, 42 से ऊपर सांसद देने के बाद इस राज्य को कैसे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार किया गया, 13 जिलों में इसको लाया गया। अब तो नीति नियम बना के इसी राज्य को हमें संवारना पड़ेगा, क्योंकि दिशा कहाँ जाने वाली है ये तो भविष्य के गर्त में है। ये बीजेपी विधायक विनोद चमोली के इस बयान से एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या वाकई में उत्तराखंड 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान को लेकर सियासत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में मूल निवास के मुद्दे पर जब विनोद चमोली ने इशारा किया नए आंदोलन का, तो इस सियासत को हवा मिलने लगी। हालांकि विनोद चमोली ने किस और इशारा करते हुए ये बयान दिया वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन विनोद चमोली के इस बयान से ज्यादा नजरें उत्तराखंड में आम लोगों की सरकार पर लगी हुई है कि आखिर मूल निवास और भू कानून को लेकर जो आवाज उठ रही है, सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव की छुट्टी कर कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस को एकजुट करने का भार अब कुमारी शैलजा के ऊपर है। लेकिन क्या कुमारी शैलजा आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगी? क्या कांग्रेस में जारी गुटबाजी को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगी कुमारी शैलजा? देखिए इस रिपोर्ट में। कुमारी शैलजा के हाथ कांग्रेस की जिम्मेदारी, शैलजा बनी उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी। देवेंद्र यादव की छुट्टी, कुमारी शैलजा की एंट्री। क्या उत्तराखंड कांग्रेस की खत्म होगी गुटबाजी? उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस की हार का कारण भी अंतर्कलह और पार्टी के भीतर घमासान को माना जाता रहा है। न सिर्फ नेताओं के बीच मनमुटाव, बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को लेकर भी पार्टी नेताओं के सुर तल्ख रहे हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही देवेंद्र यादव को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी।
लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस की ये मुराद अब जाकर पूरी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी देवेंद्र यादव से वापस ले ली गई है और कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। यानी कि कुमारी शैलजा के सामने उत्तराखंड कांग्रेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के साथ साथ पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को दूर करने की भी चुनौती रहने वाली है। उत्तराखंड से पहले कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही, लेकिन वहां उनके ऊपर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की टिकटों को बेचने के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाकर उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। जानकार मानते हैं कि कुमारी शैलजा को सिर्फ यहां एडजस्ट किया गया है। वो पहाड़ में कितना समय दे पाएंगी या कांग्रेस को संजीवनी दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल शैलजा की नियुक्ति से प्रीतम सिंह गुट काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि देवेंद्र यादव भी पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद विवादों में घिरे रहे। देवेंद्र यादव के कार्यकाल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 11 से 19 सीटों पर जरूर पहुंची, लेकिन हवा का रुख कांग्रेस की ओर होने के बावजूद वो जीत के जादुई आंकड़े तक पहुंच नहीं पाई। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव की हार के बाद चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव में भी वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। प्रभारी होने के बावजूद देवेंद्र यादव कई अहम मौकों पर उत्तराखंड से दूर रहे। प्रभार वाले राज्य में उनकी अनदेखी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर सवाल खड़े होते रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की अगुवाई वाला गुट देवेंद्र यादव का खुलेआम विरोध करता रहा और देवेंद्र यादव को प्रभारी पद से हटाने की मांग करता रहा। अब जब देवेंद्र यादव की विदाई हो चुकी है, तो ऐसे में सवाल ये है कि विवादों में घिरी रही कुमारी शैलजा क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी धड़ों को एकजुट कर पाएंगी? शैलजा जी के आने से एक उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि सीनियरिटी काफ़ी है। वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, दिल्ली में राज्य मंत्री रही हैं केंद्र सरकार में, और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में। काफ़ी बड़ा कद है, 3 बार की सांसद भी हैं, और उनके आने से निश्चित ही उनका जो अनुभव है उसका लाभ भी मिलेगा। और जैसा कि उनकी कार्यशैली काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बोलने वाली हैं, सीधे बोलने वाली हैं, तो निश्चित ही उत्तराखंड में उनके अनुभव का हमको लाभ मिलेगा और पार्टी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही कुमारी शैलजा हरियाणा से आती हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका मनमुटाव जग जाहिर है। हरियाणा में भी कांग्रेस का वही हाल है जो उत्तराखंड में है। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी का एक्सपीरियंस क्या कुमारी शैलजा के लिए उत्तराखंड में कारगर साबित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड से पहले छत्तीसगढ़ में टिकटों को बेचने के गंभीर आरोप झेल रही कुमारी शैलजा क्या उत्तराखंड में खुद की छवि बेदाग रख पाएंगी? बता दें कि पहली दफा नहीं जब कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस के साथ काम करने का मौका मिला हो। इससे पहले शैलजा साल 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रही थी, लेकिन अब उन्हें उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। देवेंद्र यादव कांग्रेस नेताओं की जिस गुटबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे, कुमारी शैलजा के सामने सबको एकजुट करना पहली चुनौती रहने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुमारी शैलजा को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेता कांग्रेसियों से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें 2017 में चुनाव का प्रभारी बनाया गया था और उत्तराखंड में 11 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। अब एक बार फिर उन्हें प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इस बार 5 लोकसभा सीट 3 लाख से अधिक मतों से बीजेपी जीत हासिल करेगी। कुमारी शैलजा पहले भी उनके लिए लकी चार्म थी और अब भी लकी चार्म साबित होंगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता गलतफहमी का शिकार हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की गलतफहमी दूर हो जाएगी। और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस भी, तो उन्होंने अगर एक प्रभारी को अपॉइंट किया है तो उसके लिए हम तो कुमारी शैलजा जी को भी बधाई देंगे। लेकिन कुमारी शैलजा हमारे लिए तो हमेशा लकी रही हैं। 2017 के चुनाव में भी वो प्रभारी थी, तो तब 11 सीटें विधानसभा में आई थी, तो हमारे लिए तो हमेशा लकी चार्म रही हैं। हम तो बधाई देंगे। अभी बहुत हल्के में वो कुमारी शैलजा जी को ले रहे हैं। ये मेरी चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को, जो उनके अंदर जुझारूपन और कांग्रेस के लिए कर्मठता और निष्ठा मैंने देखी है, उसको शायद अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका एक ट्रेलर देखना बाकी है। और आने तो दीजिए शैलजा जी को, फिर भारतीय जनता पार्टी को अगर
अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती नज़र ना आई तो मैं राजनीति छोड़ दूँगी। उधर मंगलवार सुबह रुड़की के मंगलौर में दर्दनाक हादसे में 6 श्रमिकों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब लेबोली गांव के सालवी ईंट भट्टे में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। उसी दौरान ईंट भट्टे की दीवार ढह गई, जिसमें 10 मजदूर दब गए। रेस्क्यू कर जब सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया तो उनमें से 5 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वही खबर मिलने तक 4 श्रमिकों की हालत गंभीर बताई गई। बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन ने जांच बैठा दी है। दीवार के ढहने की वजह से अभी लगभग 6 लोगों की डेथ हुई है, और जिसमें 3 लोग हमारे मुजफ्फरनगर के हैं और 3 हमारे उत्तराखंड के श्रमिक हैं। तो इसमें आज हमने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी जांच बैठा दी है उसमें, और उसमें एडीएम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि रीज़न क्या रहा। और श्रमिकों को अभी वार्ता चल रही है उनके परिजनों से, और जल्दी से हम पोस्टमार्टम कराने के बाद उसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। वहीं सीएम धामी ने मंगलौर हादसे पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसमें देखिए जो 6 लोगों की डेथ हुई है उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो प्रत्येक जो मृतक परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए की धनराशि वो देंगे। तो जल्दी इसमें पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाइयाँ हमें पूरी करनी होती हैं तो उसको पूरा करके हम तुरंत भेजेंगे और जल्दी से जल्दी उनको धनराशि उपलब्ध कराएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 27 दिसंबर को प्रस्तावित 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करेंगे। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारी कर रहा है। बता दें कि मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति OPS नेगी ने बताया कि इस साल विश्वविद्यालय के 15,417 छात्रों को उपाधि दी जा रही है। इसमें कुल जो है 15,417 विद्यार्थी, 2 सत्र हमारे हैं, 6 महीने के सत्र होते हैं। पिछले वर्ष के जनवरी का सत्र और जो है जुलाई का सत्र, 2 सत्रों का जो है हमें 15,417 विद्यार्थियों को जो है डिग्री दी जाएगी। कौन-कौन लोग शामिल होंगे? इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल करेंगे तथा विशेष अतिथि के रूप में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी तथा माननीय सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय रक्षा पर्यटन मंत्री शामिल होंगे। उत्तराखंड PWD विभाग ने प्रदेश की सड़कों में पैच वर्क सहित तमाम कार्यों को तय समय पर पूरा कर लिया है। PWD के विभाग अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया और पैच वर्क में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि PWD विभाग का फोकस गड्ढा मुक्त सड़क की परिकल्पना को साकार करना है। पुलों के टारगेट हैं, हमारे सालाना वार्षिक टारगेट हैं 28 के करीब हैं, जिसमें से हमने जो है 11 के करीब अभी तक पूरे कर लिए, शेष मार्च तक हम पूरे कर लेंगे। इसी प्रकार नवीनीकरण का कार्य है जो रिन्यूअल करते हैं हम 1430 किलोमीटर के अगेंस्ट हमने मोटा 1000 किलोमीटर तक जो है अभी अचीव कर लिया है। बाकी चूँकि वो बिटुमिनस वर्क होता है तो फरवरी मार्च में वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और गांव संयोजकता में भी हमारे अगर 58 विलेजेस थे तो उसमें से 40 हमने अब तक जोड़ लिए हैं और बैलेंस विलेजेस को हम मार्च तक हमें अचीव करना है। बात अब मौसम की करते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि राज्य में 31 दिसंबर से मौसम बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक उत्तराखंड में नए साल से पहले बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होगी। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30, 31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है।
साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है। उधर गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह कंबोज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। क्षेत्रवासियों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में शहीद उधम सिंह की जीवनी को शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके शौर्य को याद कर सके, जान सके। देश के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी शहीद उधम सिंह ने दी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे रहनुमाई करते हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने अपनी अल्प आयु में जाके एक बहादुरता, वीरता का, बहादुरी का संदेश भेजा, उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। राजधानी देहरादून की नेहरू कॉलोनी में महिंद्रा शोरूम से हुई चोरी का दून पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। एसपी सिटी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को दौड़वाला के पास से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 31 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई, जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार, ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लाख रुपए जो वहाँ से चुराए गए थे, उसमें से लगभग 31 लाख के रुपयों की बरामदगी हुई है, जो कि इसके द्वारा घटना के पश्चात अपनी बहन के घर में छुपाए गए थे। घटना में चोरी गए जो माल है वो बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पे प्रस्तुत किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पुलिस ने 18 किलो से ज्यादा कछुए के मांस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी तापेश कुमार ने बताया कि आरोपी क्षेत्र में मांस बेच रहा था, उसी दौरान उसे हिरासत में लिया गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कछुआ का यहाँ पर हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में काफी इसके मांस को लेकर के प्रचार प्रसार है, इसके खिलाफ एक अभियान चल रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत कल 25 दिनांक को एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। 18 किलो से ज़्यादा का उसके पास कछुए का मांस बरामद हुआ है। तो उसको पकड़ के सारी फर्द वगैरह बना करके हमने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पौड़ी में पुलिस ने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पिछले 1 साल में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से ज्यादा अभियोग पंजीकृत करते हुए 5 किलो से ज्यादा अवैध चरस को बरामद किया। साथ ही 200 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ नशे की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कड़े कदम उठा रही है। पुलिस द्वारा, कोटद्वार पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें हमारी एएनटीएफ की टीम भी सम्मिलित थी। 1 किलो 700 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। एक होटल स्वामी है जो होटल की आड़ में इसका धंधा कर रहा था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पूरे साल में अगर देखा जाए तो एएनटीएफ और पौड़ी पुलिस द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। लगभग 5 किलो से ज्यादा की हमारी चरस, अवैध चरस जो है उसकी बरामदगी की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीरबाल दिवस के मौके पर टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टीला साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, शहीद साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत, बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने दिया बड़ा बयान, प्रदेश में एक और बड़े आंदोलन की आहट। रुड़की के मंगलौर में हुआ दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की दीवार ढहने से 6 मजदूरों की मौत। सीएम धामी ने की मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। साल के आखिरी दिन से बदलेगा उत्तराखंड में मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के साथ होगा नए साल का आगाज। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान।